जरा कल्पना कीजिए कि 1946 के दौर में एक कमरे में बैठकर लिया गया एक राजनीतिक फैसला आज के पूरे पूर्वोत्तर भारत का नक्शा बदल सकता था। बिल्कुल, और शायद असम आज भारत का हिस्सा ही ना होता। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है। हाँ, और दूसरी तरफ जरा उन कछुओं के बारे में सोचिए, जो बहुत ही शांत रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं और हमारी नदियों को साफ रखते हैं। आज उन्हें खुद इंसानों से बचने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत पड़ रही है। सही कहा। अक्सर अखबार पढ़ते समय ये खबरें बस एक छोटी सी सुर्खी बनकर रह जाती हैं, लेकिन इनके पीछे का जो इतिहास है, विज्ञान है, वो बहुत गहरा है। बिल्कुल, और इसीलिए आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम असम ट्रिब्यून के 23 मई 2026 के संस्करण का पंक्ति दर पंक्ति बहुत ही गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। हाँ, और हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। जो भी लोग, खासकर जो YouTube पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम हर एक तथ्य को डिकोड करेंगे। एकदम सही। हम इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में परीक्षा में आने वाले हर सवाल को एक संरचित तरीके से कवर करेंगे, ताकि किसी का कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु ना छूटे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही शानदार सफर होने वाला है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें विषयों की गजब की विविधता है। मतलब हम असम की चाय अर्थव्यवस्था से शुरू करेंगे, फिर वन्यजीव संरक्षण और आजादी के दौर के कैबिनेट मिशन 1946 पर भी बात करेंगे। और अंत में जीवाश्म ईंधन को लेकर संयुक्त राष्ट्र का जो कड़ा रुख है, उसका भी विश्लेषण करेंगे। सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि क्यों और कैसे हुआ, ये भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सीधे अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। 22 मई 2026 को असम विश्वविद्यालय सिलचर के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी DRR क्लब ने टी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक बड़ा आयोजन किया। हाँ, और ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के उपलक्ष्य में था। इसमें मुख्य फोकस इस बात पर था कि असम के पारंपरिक चाय उद्योग को अब आधुनिक और लाभदायक बनाने की सख्त जरूरत है। मतलब सिर्फ पुरानी परंपरा के सहारे काम नहीं चलेगा। इस चर्चा का लब्बू लुआब यही था ना? बिल्कुल। इसमें टी रिसर्च एसोसिएशन और CSIR NIST के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। उनका पूरा जोर नवाचार और सतत विकास पर था। मैंने पढ़ा कि वहाँ बराक वैली में चाय पर्यटन यानी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी काफी बात हुई। हाँ, ताकि लोग सिर्फ चाय पत्ती खरीदने ना आए, बल्कि हेरिटेज बंगलों में रुकें और चाय बागानों का असली अनुभव लें। इससे तो हम एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही शानदार लेकिन 10 साल पुराना स्मार्टफोन है। अच्छा, तो वो पुराने सॉफ्टवेयर पे नए ऐप्स नहीं चला पाएगा, है ना? बिल्कुल। असम के इस 100 साल पुराने चाय उद्योग को भी अब एक टी इकोनॉमी 2.0 वाले सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अचानक इस अपडेट की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। चाय की खेती के लिए एक बहुत ही विशिष्ट तापमान और नियमित बारिश चाहिए होती है। और आजकल तो मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। सही कहा। अचानक तापमान बढ़ जाता है, जिससे चाय की कोमल पत्तियां झुलस जाती हैं और बेमौसम की भारी बारिश से मिट्टी का क्षरण होता है। मतलब जो पोषक तत्व चाय के स्वाद के लिए जरूरी हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए चाय के बागानों को अब क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना पड़ रहा है। ये तो हुई वैज्ञानिक वजह। अब अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो इन तिथियों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, परीक्षार्थियों को यहाँ बहुत ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा शायद 2019 में हुई थी, है ना? 2026 की थीम क्या है इसकी? जी, 2019 में। और इस साल की थीम है सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। लेकिन भारत का अपना राष्ट्रीय चाय दिवस अलग है। वो 15 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 15 दिसंबर ही क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह? दरअसल 15 दिसंबर 2003 को भारत में चाय को औपचारिक रूप से एक उद्योग का दर्जा मिला था। ओके। उसी की याद में टी बोर्ड ऑफ इंडिया ये दिन मनाता है। टी बोर्ड से याद आया, इसका संस्थागत ढांचा समझना भी जरूरी है। टी बोर्ड की स्थापना टी एक्ट 1953 के तहत हुई थी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्यालय गुवाहाटी में नहीं है, बल्कि कोलकाता में है। ये काफी ट्रिकी पॉइंट है। और अनुसंधान के मामले में असम का क्या रोल है? क्योंकि आधा उत्पादन तो असम ही करता है। अनुसंधान में असम का बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान है। जोरहाट का टी रिसर्च एसोसिएशन दुनिया का सबसे पुराना चाय अनुसंधान संस्थान है, जो 1911 में बना था। अरे वाह, 1911 से। और आजकल जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, उनका भी तो हिस्सा बढ़ रहा है। बिल्कुल। छोटे चाय उत्पादक अब कुल चाय क्षेत्र का 30% से अधिक हिस्सा कवर कर रहे हैं। ये उत्पादन के विकेंद्रीकरण का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब देखिए कि इन्हीं तथ्यों को परीक्षाओं में कैसे घुमाकर पूछा जाता है। मुझे याद आ रहा है कि UPSC 2022 में टी बोर्ड को लेकर एक बड़ा उलझाने वाला सवाल आया था। हाँ, उस सवाल में कई कथन दिए गए थे। पहला था कि टी बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, जो कि बिल्कुल सही है। और फंसाने वाला कथन ये था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सही कहा, क्योंकि कॉफी बोर्ड बैंगलोर में है, तो लोग अक्सर चाय और कॉफी के मुख्यालयों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक और दिलचस्प कथन था कि टी बोर्ड के विदेशी कार्यालय दुबई और मॉस्को में हैं। हाँ,
कई उम्मीदवारों को लगा कि चाय बोर्ड विदेश में ऑफिस क्यों रखेगा, लेकिन वो कथन बिल्कुल सही था। तो जो भी एस्पिरेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट कर लें। खैर, चाय और पर्यावरण से अब हम वन्यजीव संरक्षण की तरफ बढ़ते हैं। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। कछुओं का पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है टर्टल और टोर्टॉइस के बीच। हाँ, हम तो हिंदी में दोनों को कछुआ ही कह देते हैं। विज्ञान में ये अलग है। टर्टल मुख्य रूप से जलीय होते हैं, पानी में रहते हैं, उनके पैर चप्पू की तरह होते हैं। और टॉर्टॉइज जमीन पर रहने वाले होते हैं। बिल्कुल, वो स्थलीय होते हैं और उनके पैर हाथी के पैरों की तरह थोड़े भारी होते हैं। इकोसिस्टम में इनकी भूमिका को प्राकृतिक क्लीन अप क्रू कहा जाता है। क्लीन अप क्रू मतलब क्या ये पानी में मौजूद काई वगैरह खाते हैं? काम उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जलीय कछुए पानी में मरे हुए जीवों और जैविक कचरे को खाते हैं। अगर ये ना हो तो कचरा सड़कर पानी में अमोनिया बढ़ा देगा। अच्छा, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी? मतलब ये जल स्रोतों के वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही। ये पानी को प्रदूषित होने और हानिकारक शैवाल को पनपने से रोकते हैं। तो फिर इन्हें बचाना तो हमारी ही भलाई के लिए है। भारत में इनकी प्रजातियों की स्थिति क्या है अभी? स्थिति बहुत चिंताजनक है। गंगा सॉफ्टशेल टर्टल अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये तो बहुत खतरे की बात है। और बाकी प्रजातियां? इंडियन फ्लैपशेल टर्टल अभी सामान्य स्थिति में है। और समुद्री कछुओं में ओलिव रिडले बहुत मशहूर हैं, जो ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में अंडे देने आते हैं। हाँ, वो मास नेस्टिंग काफी प्रसिद्ध है। और राजस्थान में भी तो कुछ प्रमुख आवास हैं इनके। जी, स्थलीय कछुओं में स्टार टॉर्टॉइज अति संवेदनशील या वल्नरेबल श्रेणी में है। राजस्थान में चंबल नदी अभयारण्य, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रामसागर और तालछापर इनके प्रमुख घर हैं। यहाँ मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि स्टार टॉर्टोइस को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। हाँ, शेड्यूल 4 में। जबकि कुछ अन्य प्रजातियां अनुसूची 1 में हैं। तो एक ही कानून के तहत ये भेदभाव क्यों? क्या कानून की नजर में सभी वन्यजीव समान नहीं होने चाहिए? देखिए, ये बहुत तार्किक प्रश्न है। दरअसल ये भेदभाव नहीं, बल्कि खतरे की गंभीरता के हिसाब से सुरक्षा तय करना है। मतलब जो ज्यादा खतरे में है उसे ज्यादा सुरक्षा? बिल्कुल। अनुसूची 1 पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें वो जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसका शिकार करने पर सबसे कठोर सजा मिलती है। और अनुसूची 4 में? उसमें वो जीव आते हैं जो संरक्षित तो हैं, लेकिन उनकी आबादी इतनी कम नहीं हुई है। इसलिए इसमें अपराध की सजा अनुसूची 1 के मुकाबले थोड़ी कम होती है। समझ गया। ये तो बिल्कुल इलाज की प्राथमिकता तय करने जैसा है। जो ज्यादा बीमार है उसे ज्यादा मजबूत दवा। एकदम सही एनोलॉजी है ये। और मुझे याद आ रहा है, इसी अनुसूची 1 के कॉन्सेप्ट पर यूपीएससी 2017 में सीधा सवाल पूछा गया था। हाँ, सवाल था कि यदि किसी प्रजाति को अनुसूची 1 में रखा जाता है तो उसका व्यावहारिक अर्थ क्या है। और इसका उत्तर यही था कि उसे बाघ यानी टाइगर के समान ही सुरक्षा प्राप्त है। बिल्कुल। स्टेट पीसीएस में भी ऐसे सवाल आते हैं। जैसे आगामी यूपी पीसीएस 2025 के लिए ऑपरेशन ओलिविया बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल की पहल है ना? जी, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक वार्षिक पहल है जो उड़ीसा तट पर ओलिव रिडले कछुओं को तस्करों और जालों से बचाती है। और एक खानपान वाला सवाल भी था यूपीएससी 2019 में। पूछा गया था कि क्या कुछ कछुए, मछलियां और समुद्री स्तनधारी शाकाहारी हो सकते हैं? हाँ, और विज्ञान कहता है कि बिल्कुल हो सकते हैं। प्रकृति में ये सभी अनुकूलन मौजूद है। अब हम पर्यावरण और प्राकृतिक आवासों को बचाने की इस चर्चा से एक बड़ा शिफ्ट लेते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राजनीतिक नक्शों को बचाना भी उतना ही संघर्षपूर्ण रहा है। बिल्कुल। और ये संदर्भ तब सामने आया जब 22 मई 2026 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में एक नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। हाँ, 2.8 किलोमीटर लंबा 3 लेन वाला फ्लाईओवर साइकिल फैक्ट्री से लाल गणेश तक। 376 करोड़ रुपए लगे हैं इसमें। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा खास बात इसका नाम है। इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। किसी ऐतिहासिक शख्सियत पर नाम रखना तो आम बात है, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का असम के साथ जुड़ाव बहुत कम लोग जानते हैं। बात 1946 की है। हाँ, आजादी से ठीक पहले अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन भारत आया था। उनकी योजना थी कि प्रांतों को ए, बी और सी इन 3 समूहों में बांट दिया जाए। और यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। समूह सी में बंगाल और असम को एक साथ रखा गया। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग की कूटनीति थी कि केंद्र कमजोर हो और प्रांत शक्तिशाली हो। मतलब असम को बंगाल के साथ जोड़ने का सीधा असर ये होता कि असम की भाषाई पहचान बंगाली प्रभुत्व के नीचे दब जाती और भविष्य में असम के पूर्वी पाकिस्तान में विलय होने का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। जरा सोचिए, 2 बहुत बड़ी कंपनियों का विलय हो रहा है और आपकी छोटी सी टीम को जबरन किसी ऐसे विभाग में डाला जा रहा है जहां आपका अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ये बहुत अच्छी तुलना है। उस समय गोपीनाथ बरदोलोई जो असम के पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस जबरन विलय का कड़ा विरोध किया। गोपीनाथ बोरदोलोई जी को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था और राष्ट्रीय स्तर पर इस लड़ाई में उनका साथ दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। हाँ, यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस इतिहास के तथ्य रख रहे हैं जो परीक्षाओं के लिए अहम है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से।
तो डॉक्टर मुखर्जी और बोर्दोलोई ने इस ग्रुपिंग सिस्टम को रोका, जिससे असम पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बच गया। अगर डॉक्टर मुखर्जी के बारे में अन्य स्टैटिक जीके की बात करें तो उनका जीवन काल 1901 से 1953 तक रहा। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी तो असम के साथ उनका एक बड़ा रोचक संबंध है। हाँ जी, 1934 से 1938 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे और 1935 में उनके ही कार्यकाल में वहां असमिया भाषा को अकादमिक दर्जा मिला था। ये उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो यूपीएससी 2024 में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों की जोड़ियों का मिलान करने का एक बेहतरीन प्रश्न आया था। उस प्रश्न में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनसंघ की जोड़ी थी जो बिल्कुल सही सुमेलित थी। और दूसरा जोड़ा सी राजगोपालाचारी और स्वतंत्र पार्टी का था। हाँ, वो भी सही था। तीसरा जोड़ा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का था जो जगजीवन राम ने 1977 में इमरजेंसी के विरोध में बनाई थी। और चौथा जोड़ा समाजवादी पार्टी का था, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण जैसे नेता शामिल थे। इन ऐतिहासिक पार्टियों को समझना आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब ऐतिहासिक सीमाओं की बात से आगे बढ़ते हुए हम वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती की ओर मुड़ते हैं। आज की लड़ाई इस धरती के अस्तित्व और जलवायु संकट को लेकर है। सही कहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बहुत सख्त बयान जारी किया है। गुटेरेस 2017 से इस पद पर हैं और 2022 में दोबारा नियुक्त हुए थे, है ना? क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस यही जलवायु संकट के प्रमुख चालक हैं। प्रमुख चालक यानी प्रिंसिपल ड्राइवर। तो समाधान क्या बताया? उन्होंने कहा है कि दुनिया को तेजी से और न्याय संगत तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना होगा। और ये बयान अचानक नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए ने हाल ही में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है। हाँ, इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की उस सलाहकारी राय का स्वागत किया है जो जलवायु परिवर्तन पर राज्यों के दायित्वों से जुड़ी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 वोट पड़े, 8 देशों ने खिलाफ वोट दिया और 28 अनुपस्थित रहे। यहाँ परीक्षार्थियों को आईसीजे समझना होगा। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जिसका मुख्यालय नेदरलैंड्स के हेग में है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच ये है कि इसकी सलाहकारी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। एक मिनट, अगर ये राय बाध्यकारी है ही नहीं तो 141 देशों का जश्न मनाना इसका फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ एक सुझाव पेटी की तरह नहीं है जहां कोई अमल नहीं करता? ये सवाल बहुत वाजिब है। ऐसा लग सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका असर बहुत गहरा होता है। मतलब इसका कोई मॉरल वेटेज होता है? बिल्कुल। ये राय अत्यधिक प्रामाणिक मानी जाती है। दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय अदालतें इसका हवाला देकर अपनी सरकारों पर भारी राजनीतिक दबाव बनाती हैं। अच्छा, तो ये सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हथियार है। सीधे जेल नहीं भेजता, लेकिन कूटनीतिक दबाव बना देता है। एकदम सही। इसके उलट 2015 का जो पेरिस समझौता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है। हाँ, उसका लक्ष्य तो स्पष्ट है, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना और 1.5 तक सीमित करने का प्रयास करना। और इसी संदर्भ में गुटेरेस ने क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा उठाया। इसका अर्थ है कि जो गरीब देश जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार है वे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इसलिए अमीर देशों की जिम्मेदारी है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में मदद करें। अगर हम इन्हें कथन आधारित प्रश्नों के रूप में देखें तो 3 बातें साफ हैं। हाँ, पहली, आईसीजे की सलाहकारी राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। दूसरी, पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। और तीसरी, एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा सबसे सस्ता और सुरक्षित विकल्प बन चुकी है। बिल्कुल, सलाहकारी और बाध्यकारी के बीच का अंतर ही परीक्षा में सही विकल्प चुनने में मदद करेगा। तो देखा आपने, अखबार का एक पन्ना हमें कितना कुछ सिखा सकता है। हमने चाय बागानों से लेकर कछुओं के इकोसिस्टम, 1946 के असम के नक्शे और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संकट तक सब कुछ कवर किया। ज्ञान तभी काम आता है जब हम इन कड़ियों को जोड़ पाते हैं। बिल्कुल सही। जाते जाते मैं आप सभी के लिए सोचने के लिए एक नया और थोड़ा गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? देखिए, आज हमने क्लाइमेट जस्टिस के तहत जीवाश्म ईंधन को तुरंत छोड़ने की बात सुनी, लेकिन जरा उन विकासशील देशों के बारे में सोचिए जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात ही कोयला या तेल पर टिका है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, अगर दुनिया रातों रात जीवाश्म ईंधन छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भागेगी तो क्या उन देशों के लाखों मजदूरों के लिए ये एक नए तरह का आर्थिक अन्याय पैदा नहीं कर देगा? एक तरफ धरती बचाने की जंग है और दूसरी तरफ रोटी बचाने की। इस संतुलन को आखिर कैसे साधा जाएगा? ये वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा और खुद भी रिसर्च कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा और विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।